अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल खोल लें ऑटम 18। हॉकी के नाम से होगा। अच्छा, ये इस चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लासेस में ना मुझे बस एक नुकसान ये है कि मुझे सब क्लास में ही करना पड़ेगा। वो जो होमवर्क दे के डिस्कशन की लर्निंग है ना, वो ज़रूर थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन अच्छा, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, कम से कम वो तो इसका फ़ायदा उठाए ना, वो लेक्चर रोक दिया करें और सवाल खुद किया करें। यानी मैं जब ये रेगुलर क्लास में पढ़ाता तो मैं ये सवाल होमवर्क देता, लेकिन अब चूंकि होमवर्क नहीं दे रहा और अगर अभी आपको कहा क्लास में करने को तो बात फिर वही है, क्लास का तो टाइम ही निकल जाएगा। तो इसलिए फिर मैं ही बोर्ड पे कर रहा हूँ। ये लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो कम से कम फ़ायदा उठाएं और लेक्चर रोकें और ख़ुद ये सवाल सॉल्व करें। बाकी जो सामने बैठे हैं मजबूर बेचारे, वो पढ़ लें सवाल, मैं करता हूँ। ऑटम 18 हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड। हाँ जी, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायर्ड से पता चल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग है, तो खरीदना मटेरियल है, गुड्स नहीं, मटेरियल खरीदना है, जो कि इस सवाल में 80 है। H2 एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें 80 केमिकल यूज होता है और एक H2 के लिए 10 किलो 80 लगता है। एनुअल डिमांड किधर है जी? एनुअल डिमांड किधर है? 45,600 है। ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है, हमें इससे वो उल्टा चल के तो एनुअल डिमांड मटेरियल की बनानी पड़ेगी। और उसके अलावा ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ये किधर है? 200 ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है थर्ड पॉइंट में। ये वही वो वेरिएबल वाला पॉइंट जो कल कार्ल्टन में भी किया था। होल्डिंग कॉस्ट पॉइंट नंबर 4 में 6.25 kg भी है और इंटरेस्ट भी है। तो ठीक है, कर लेते हैं जी।
ऑटम 18 पार्ट ए, एनुअल डिमांड चाहिए। और बेशक आप वो जो मैंने कल सारे वो डब्बे बनाए थे, अगर आप ऐसे करना है तो भी ठीक है, अगर ब्रैकेट में होता है तो भी ठीक है। समझाने के लिए डब्बे बनाता हूं। सेल कितनी होनी है? प्रोडक्शन सॉरी, यानी मशीन के अंदर बैठते हैं और क्वांटिटी स्केड्यूल देखते हैं 45 600। और कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑब्वियसली नहीं हो सकता, प्लान कर रहे हैं हम, कोई नॉर्मल लॉस नहीं, तो बस इसका मतलब इनपुट यही है। इतने के लिए हमें रॉ मटेरियल के स्टोर से कितने किलो निकाल के इधर डालने? 456,000 किलो, क्योंकि एक के लिए 10 किलो। अच्छा, इतने किलो हमें यहां से निकालने हैं, यहां से निकालने इतने हैं। जब हम खरीद के लाते हैं तो इस स्टोर में रखे हुए कहीं टूट फूट जाते हैं और 5% लॉस हो जाता है। तो खरीद के कितने लाएं? इसको 95% से ग्रॉस करना पड़ेगा। तो एनुअल डिमांड हो गई 456,000 इंटू 10 किलो डिवाइडेड बाय 95%, 480,000 kg। ये हो गई एनुअल डिमांड। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ये कितनी है? 6.25 ऑर्डर कॉस्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ये तो साल की टोटल दी हुई है, एनुअल। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक ही बात है कि साल की कॉस्ट इतनी है, इसमें से 65% वेरिएबल है, बिल्कुल कल कार्ल्टन जैसा पॉइंट है। तो 2 क्या है? 288,000। ये क्या बना? साल की टोटल वेरिएबल ऑर्डर कॉस्ट, लेकिन हमें तो पर ऑर्डर चाहिए। तो अभी इस वक्त हम कितने ऑर्डर प्लेस किया करते हैं? हम एक वक्त में 60,000 किया करते हैं, यानी हम 4,80,000 किलो 60,000 करके मंगवाते हैं। तो हम अभी इतने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किया करते हैं। पूरे साल में टोटल कॉस्ट इतनी पड़ती है, पर ऑर्डर करना है तो डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स अभी किया करते हैं, तो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर करते हैं। टू 184। अरे इतनी सारी, पक्की बात है? चलो यही होगी। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। एक तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, लेकिन वो पर मंथ है। 6.25 इंटू 12 क्या? 6.25 पर केजी। हाँ, तो पर केजी चाहिए थी ना। मैं इस वक्त मटीरियल को सॉल्व कर रहा हूं ना, तो हाँ पर केजी ही होनी चाहिए थी, लेकिन पर मंथ है तो पर ईयर। अच्छा, ये जो मैंने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट लिखी है, ये तो बस जनरली वर्ड पर यूनिट लिख दिया। असल में हम ये मटेरियल की बात कर रहे हैं ना। और होल्डिंग कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट है। तो 8% को किससे मल्टीप्लाई करें? इसकी परचेज कॉस्ट से, जो कि ऊपर दी हुई है 200। 1691 निकालें यू क्यू। जी 2 इंटू 480 इंटू 218,400 डिवाइडेड बाय 91, 48,000 kg।
हाँ जी 48,000। पार्ट बी आप कर दें जल्दी से। अच्छा पार्ट बी में अब हम एक 20 को किससे कंपेयर करें? ईओक्यू बहुत है। देखें ईओक्यू पे तो वो पहले ही फैसला कर चुका है जाने का, और ईओक्यू तो एग्जिस्टिंग से ऑब्वियसली बेहतर है। उन्होंने पूछा है कि डिस्काउंट पे जाएं क्या ना जाएं, तो ईओक्यू तो एग्जिस्टिंग से पहले ही बेहतर है या नहीं? ईओक्यू तो पहले से तो बेहतर ही है। तो अब उसने ये तो कहा नहीं है कि आप डिस्काउंट ऑफर को एग्जिस्टिंग से कंपेयर करें, ये तो नहीं कहा। पूछा है डिस्काउंट ऑफर लें या ना लें, तो ईओक्यू तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर ही रहे हैं कि ईओक्यू पे जाना है, और वो हम निकाल ही चुके हैं, वो एग्जिस्टिंग से डेफिनेटली बेहतर है। तो डिस्काउंट ऑफर को सिर्फ ईओक्यू से कंपेयर कर देंगे। लेकिन अगर किसी को पेपर में बैठ के बात ना क्लिक करे, तीनों से कर दें, नेगेटिव थोड़ी है, तीनों से कर दें। अभी भी जिसका दिल है तीनों से कर दे, 2-4 और बना दे अपनी तरफ से। पार्ट बी करते हैं सॉल्व। अच्छा अब डिस्काउंट ऑफर है तो ये यही चल जाएगी, ये यही चलेगी, ये यही चल जाएगी? नहीं, इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट ऑफर के लिए ये दोबारा निकलेगा। अगर ये इंटरेस्ट परसेंटेज ना दी होती तो बिल्कुल यही चला लेते। इंटरेस्ट परसेंटेज दी हुई है तो अब डिस्काउंट ऑफर के लिए ये 91 नहीं चलेगा, ये इंटरेस्ट नया निकालना पड़ेगा। पार्ट बी करिए। चलें कर लेते हैं, देख लें सोल्यूशन, देख लें सही है कि नहीं। अरे छोटा सा पार्ट दिए यार, जल्दी जल्दी करें।
हाँ जी, हो गया पक्का? चलें जी, अब एक थोड़ा सा और ऊंचा सवाल करते हैं। स्प्रिंग 20, नहीं, ऑटम 20, ऑटम 20। ये जो सवाल ओरिजिनली आया था ना, इसमें एग्जामिनर से गलती हो गई थी, इंतहाई टेक्निकल बोंगी गलती हुई थी। वो इतनी बोंगी गलती हो गई थी कि इसके सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ गई थी। लेकिन खैर वो सवाल की गलती थी, बच्चों को जरूर अकोमोडेट किया गया होगा, तो मैंने वो सवाल अमेंड करके बुक में डाला हुआ है। ऑटम 20, पिज्जा बनाते हैं। ऑटम 20 पिज्जा। ऑटम 20, क्या ये फिगर नहीं निकली? नहीं निकली फिगर। ऑटम 20 पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया। हम लोग हर हफ्ते 4850 पिज़्ज़े बनाते हैं, और पिज़्ज़े बनाते हैं इसका मतलब ये तो हमारा प्रोडक्ट है। इसमें एक इंपोर्टेड क्वालिटी, एक इंपोर्टेड चीज डलती है, वो खरीदते हैं हम फिर। तो इस सवाल में हम EOQ, परचेज, डिस्काउंट वगैरह ये सब किसकी बात कर रहे हैं? फिर चीज की। उस चीज से रिलेटेड ये टेबल में डाटा बताया हुआ है, और अभी इस वक्त EOQ फॉलो होता है। एक पिज़्ज़े में 0.25 kg, एक पाव, ये चीज डलती है। फ्रिज में रखी होती है चीज, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ फ्रिज खोलते बंद करते पिघल जाती होगी, कुछ पक जाती होगी, तो 3% हो जाती है जाया। ये है अभी सप्लायर ने की है ऑफर, वो हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, लेकिन चूंकि हम ज्यादा चीज खरीदेंगे तो फ्रिज में रखे हुए जाया भी ज्यादा होगी, और बाकी फिर वो ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट बताई गई। पूछा यह है कि डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, तो किसको कंपेयर करना है? EOQ और डिस्काउंट ऑफर को। तो पहले EOQ निकालना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में एक मजे की बात यह है जो इससे पहले सवालों में कभी नहीं हुई थी। इससे पहले किसी सवाल में ना एनुअल डिमांड नहीं बदली हुई थी, इसमें एनुअल डिमांड भी बदलेगी। EOQ का सवाल सॉल्व करते हुए एनुअल डिमांड और है, नींद आ रही है, और डिस्काउंट ऑफर का सवाल करते हुए एनुअल डिमांड और है। ये क्या कह दिया मैंने? क्यों है? क्यों? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों? नहीं, वो तो OQ है। हाँ जी, हमने एनुअल डिमांड ग्रॉस अप करके निकालनी होती है ना, तो दोनों ऑप्शंस में लॉस फर्क है। तो जब हम उल्टा चलेंगे तो एनुअल डिमांड डिफरेंट निकल आएगी, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस में एनुअल डिमांड भी फर्क है। ऑटम 20
कंपेयर करना है ईओक्यू को डिस्काउंट ऑफर से, तो ईओक्यू निकालनी पड़ेगी। ये लॉस वाली बात समझ नहीं आई। देखें, फ्रिज के अंदर जो अभी इस वक्त चीज रखी होती है 3% जाया होती है, और इससे निकाल के पिज्जा बनता है। यानी पिज्जे में जो चीज इस्तेमाल होती है, हम पिज्जे से उल्टा चलेंगे। जब एनुअल डिमांड तक पहुंचेंगे तो 3% लॉस से ग्रॉस अप करेंगे। तो अगर वो डिस्काउंट ऑफर पे जाएगा तो उसकी जगह पर 4% हुआ करेगा। पिज्जे चेंज हो जाएंगे? नहीं, परचेज चेंज हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शंस में एनुअल डिमांड फर्क निकलेगी। ओके, ईओक्यू निकालना है तो एनुअल डिमांड। अच्छा, अब हमने चूंकि अभी ये जिक्र किया एनुअल डिमांड दो अलग अलग निकलेंगी, तो चलो निकाल ही रहे हैं तो अभी ही दोनों अलग निकाल देते हैं। पीजे से उल्टा चलते हैं जी। अभी एग्जिस्टिंग यानी ईओक्यू वाली और डिस्काउंट ऑफर वाली, कितने पीजे बनते हैं? 4-8 एक वीक में। साल में वीक कितने? ये आ गए टोटल पीजे। ये आ गई पूरे साल में जो चीज मशीन के अंदर जाती है, लेकिन हमने खरीदनी है तो और यही सारा कुछ 4850 52 हफ्ते इतने किलो चीज डिवाइडेड बाय 65677 65 ऑर्डर कॉस्ट सेम होगी या वो भी डिफरेंट होगी? ऑर्डर कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी, वो भी हमें दो निकालनी पड़ेगी। क्यों डिफरेंट हो जाएगी? लिखा हुआ है कि चेंज हो जानी है, ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जानी है, तो ईओक्यू के लिए अलग और डिस्काउंट ऑफर के लिए अलग। इस सवाल में गैर अखलाकी हरकत है, हो सकता है आपको ना मसला लगे तो ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अच्छा हो सकता है आपको ना लगाओ लेकिन मेरे कहने से शक पड़ जाए। पॉइंट नंबर 3 नहीं बल्कि पहले ऊपर टेबल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर कॉस्ट हो गई, रेलिवेंट पर ऑर्डर हैं। रेफ्रिजरेशन कॉस्ट पर केजी, वेयर हाउस कॉस्ट पर केजी, ये क्या होगा? ये होल्डिंग कॉस्ट होंगी। अगर पॉइंट 3 ना लिखा होता तो बस सीधी सीधी ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट गिवन है। पॉइंट 3 वो कह रहे हैं जो आपको ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नजर आ रही है वो सारी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, उसकी 80% वेरिएबल है और ऑर्डर कॉस्ट वेरिएबल वाली रेलिवेंट होती है। और जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट ऊपर नजर आ रही है, अच्छा वर्ड बेशक उसने वेरिएबल कहा है, उसने कहा वेरिएबल, लेकिन हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर
कॉन्सेप्चुअली उन खर्चों को रेलेवेंट ले रहे हैं जो हर ऑप्शन पे टोटल डिफरेंट, तो यही तो वेरिएबल होता है। तो इसलिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो ऊपर लिखी नजर आ रही है वो भी कहते हैं पूरी ना लें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऊपर लिखी नजर आ रही है वो भी पूरी नहीं है। गड़बड़ हुई है अगला सेंटेंस, ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स्ड। इसमें शायर कहना यह चाह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 80% वेरिएबल है, बाकी 20% फिक्स्ड है। वेयर हाउस कॉस्ट 50% वेरिएबल है, बाकी 50% फिक्स्ड है। लेकिन जिस तरह से सेंटेंस लिखा है ना, ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स्ड, तो मैं अगर स्टूडेंट बनकर सोचूं तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में और क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट के बारे में क्या है। तो ये धोखा सा था, एक केयरलेस सेंटेंस था। अगर आपको लगता है नहीं सर आप ओवर सोच रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है, तो बस ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये जो उसने ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स्ड कहा है ना, ये पिछले सेंटेंस में 80 के अलावा बाकी 20 को ऑल अदर कहा है, 50 के अलावा बाकी 50 को ऑल अदर कहा है। ये ऑल अदर कहने का मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्पेक्शन कॉस्ट और इनको कहना नहीं था, वो तो है ही रेलिवेंट। ठीक है, तो ऑर्डर कॉस्ट, अच्छा ऑर्डर कॉस्ट हम दोनों ऑप्शंस के लिए अलग क्यों निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में पॉइंट 2 और 3 में लिखा हुआ है कि अगर हम डिस्काउंट ऑफर पे गए तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्पेक्शन कॉस्ट और वे हाउसिंग कॉस्ट ये चेंज हो जाएंगी, तो इसलिए हमें इनको अलग अलग निकालना पड़ेगा। एडमिन कॉस्ट, पहले बताएं एग्जिस्टिंग में क्या लिखूं। 150,000 का 80%, 120,000। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बारे में कहीं पर कोई बात की थी कि ये इतनी वेरिएबल है इतनी फिक्स्ड है, तो बस ठीक है, ये रेलिवेंट है। कितनी, 22। और कौन सी है, क्वालिटी इंस्पेक्शन है। इसके बारे में भी कोई एतराज नहीं किया, तो 20,000। लेकिन अगर डिस्काउंट ऑफर पे गए तो एडमिन कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो फिर एडमिन कॉस्ट तो फिर 120 ही रहेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में कहा है कि वो 50% बढ़ जाएगी, तो 22,500 इंटू 1.5 33। इंस्पेक्शन कॉस्ट के बारे में क्या कहा है, ये भी 50% बढ़ जाएगी, तो 20,000 इंटू 1.5, तो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर बन गई 162,500 183,50। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी ये भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्यों, इसमें भी चेंज हो रही है। होल्डिंग कॉस्ट में एक तो रेफ्रिजरेशन कॉस्ट है, जो कि अभी कितनी है 250। ये पूरी 250 ठीक है या इसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम चले गए डिस्काउंट ऑफर पे तो रेफ्रिजरेशन कॉस्ट 75% बढ़ जाएगी, 437 पॉइंट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट अभी कितनी है 68 का 50% 30। लेकिन अगर डिस्काउंट ऑफर पे गए तो इस 34 ने 50 ये कुछ जल्दी जल्दी में आगे निकला है, कोई इधर उधर अगर गुमराह हो गया तो पूछ ले पॉइंट। ये सारी अंग्रेजियां पढ़ गई, मैंने यहां पर ट्रांसफर किया है इसको। किसी अंग्रेजी पे अगर कोई परेशानी है, कोई अंग्रेजी फंस रही है तो बताएं।
और कोई होल्डिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, और वो है 1.5% पर मंथ। तो जब EOQ है तो अभी इस वक्त चीज कितने की मिलती है? 1200 इंटू 18%। ये क्या कर दिया मैंने? 1.5 पर मंथ है, 18 कितना बना? 216। और डिस्काउंट कितना देगा सप्लायर? 5%। अच्छा ये देखिएगा, ये बात समझ आती है कि नहीं? ये ठीक है? मैंने इसी को 5% सस्ता कर लिया, क्योंकि ये 5% सस्ता होगा, फिर उस पर 18% लगेगा, तो वो इसी से 5% कम निकलेगा। कितना? 205.2। $500 693.7। सारी अंग्रेजी को अच्छी तरह पढ़ ले। बोर्ड देख के तो आपको लिखना आता ही है बेटे, सवाल पढ़ के अच्छी तरह से देख लें। सारी की सारी अंग्रेजी आपको ये समझ आ रही है या किसी पे इख्तलाफ है? सब अंग्रेजी का मतलब आपको ये लगना चाहिए। और अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से सवाल सॉल्व कर दें। फिर वर्किंग मैंने सारी कर दी, अब वो कंपैरिजन वाला टेबल बना दें। एनुअल डिमांड रिस्पेक्टिव लेना, EOQ के लिए और उसके लिए। क्या डिस्काउंट ऑफर का OQ किधर है? कहा तो है डबल। किसका डबल? EOQ का। जब आप EOQ निकाल लेंगे, मैंने वर्किंग्स की है ना, मैंने वर्किंग्स की हैं, पहले EOQ निकलेगा। अब जब EOQ निकल आएगा उसको डबल करेंगे तो वो डिस्काउंट ऑफर वाला OQ है।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, किसी भी चीज की एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। तो सप्लायर से बात करना, अपनी जिम्मेदारी पे चीजें वहां जाना, ट्रक लेके फिर लेके आना, सब मैनेज करना, रास्ते में सरकारी मसले आ रहे होंगे उनको हल करना, फलाने सब टैक्स पे करना, फलाने से बात करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस तरह के खर्चे होंगे कोई। हाँ जी, डन सबसे, ये जितने बैठे नजर आ रहे हैं सबसे। वाह यार, अच्छा ये टॉपिक फिर मुश्किल है कि आसान? है अच्छा, अब ये चूंकि अब मैं कल परसों नहीं मंडे को क्लास करूंगा, आपसे पूछ रहा हूं, अगर कर सके तो, नहीं तो चलो फिर क्लास का टाइम लगेगा। अगर कर सकें 2 सवाल होमवर्क, अगर कर सके, क्योंकि अब तो मंडे को करूंगा ये होगा। एक है स्प्रिंग 20, लेकिन इस स्प्रिंग 20 के लिए मैं आपको 2 टर्म्स बता रहा हूं बस छोटी सी, और एक है स्प्रिंग 17 के लिए, सॉरी, एक स्प्रिंग 17 है
और एक स्प्रिंग 20 है। स्प्रिंग 20 तो आसान सा सवाल है, पहले स्प्रिंग 17 करिएगा, टाइम मिले तो स्प्रिंग 20 जरूर करिएगा। अच्छा है करेंगे तो वो लॉस परसेंटेज प्रैक्टिस हो जाएगी। स्प्रिंग 20 जमाल लिमिटेड के नाम से है और स्प्रिंग 17 एरोमा हाफ के नाम से। स्प्रिंग 17 के बारे में बस एक बात सुन लें, मुझे वैसे लगता तो है कि मैंने ये बात पहले कहीं की हुई है, लेकिन अब ये याद नहीं कि कॉस्ट में की है कि FAR1 में की है। 2-3 ना टर्म्स होती हैं, ये कमर्शियली इस्तेमाल हुआ करती हैं, कस्टमर और सप्लायर। अगर इन दोनों के दरमियान प्राइस एक्स वर्क्स तय हो रही है, एक्स वर्क्स, ये मैंने पहले किया है जिक्र कहीं, कॉस्ट में ही किया था, तो फिर यहां नहीं किया होगा गुडबर्ग में, वहां GT में किया होगा। एक एक्स वर्क्स है टर्म, एक है FOB और एक है C&F, और इसको CFR भी कहते हैं। वैसे ये ना भी पता हो आपको तो सवाल हो जाएगा, लेकिन सवाल में चूंकि लिखे हुए नाम मिलेंगे तो आप परेशान ना हो, तो इसलिए बता रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। जैसे अगर बुक आपने पैक की बुक शॉप से खरीदनी है आके, तो प्राइस और है, और अगर घर ऑर्डर करेंगे तो और है। क्यों और है? तो अगर आपको पैक वाले प्राइस बताएं कि जी बुक शॉप से खरीदनी है तो इतनी है, इसको कहते हैं एक्स वर्क्स, यानी सप्लायर प्राइस बता रहा है इसको और कहा है कि एक्स वर्क्स है, इसका मतलब है कि आओ खरीद के ले जाओ। अगर एक्स वर्क्स टर्म्स मेंशन्ड है, इसका मतलब है कि कस्टमर खुद जाएगा और जाके सामान लेके आएगा। बस ज़बानी याद होता जा रहा है, आप इतने पक्के जहन है कि आप ज़बानी याद होता जा रहा है। इधर मैंने कहा और उधर लिखा गया दिमाग में। अगर एक्स वर्क्स टर्म्स हैं तो इसका मतलब है कि कस्टमर खुद जाएगा सप्लायर के पास और वहीं शॉप से चीज खुद लेके आएगा। एक्स फैक्ट्री भी यही होता। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, इसका मतलब ये है, और ये टर्म वहां होती है जहां दूसरे शहर में, दूसरे शहर दूसरे मुल्क, तो FOB टर्म्स है अगर, तो इसका मतलब है कि सप्लायर अपने इलाके में जाकर ट्रांसपोर्ट के अड्डे तक पहुंचा देगा, चलो ट्रक पे लोड भी करवा देगा, आगे सब आपकी जिम्मेदारी। यानी जैसे ही उसने चीजें ऑन बोर्ड करवाई उसकी तरफ से फ्री है, मुफ्त नहीं, मतलब फारिग है। तो FOB और एक्स वर्क्स में थोड़ा सा फर्क यह है कि एक्स वर्क्स में कस्टमर वहां तक खुद जाएगा, लाना खुद इसकी जिम्मेदारी। FOB ये है कि ये बस अड्डे पे जाके चीजें बस पे लोड करवा देगा, फ्री ऑन बोर्ड। जी जी, उसने सिर्फ वहां तक पहुंचानी थी, अब आगे पैसे तो रास्ते के हैं ना, वो रास्ते के पैसे कस्टमर के हिस्से पड़ेंगे। और CFR का मतलब है कि हमें वो खुद डिलीवर करके जाएगा। CFR या C&F का मतलब होता है सप्लायर खुद डिलीवर करेगा हमें। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।